कहानी की शुरुआत में हमें रे वाइट यानी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि आर्नोल्ड एकेडमी ऑफ सॉर्सरी के अंदर जाता है और जाते ही पहले दिनों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एल्बर्ट एलियम नाम का एक बंदा होता है, वो रे को काफी ज्यादा भुला भरा कहता है कि तुम है वो कॉमनर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एकेडमी में आने की। एल्बर्ट होता है वो रे को मारने के लिए बढ़ता है। इतने में ही एमिलिया नाम की एक लड़की होती है, उसे रोक लेती। रोसेलिया होती है वो एल्बर्ट को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और एल्बर्ट भी यहाँ से चला जाता है। एमिलिया का रुतबा इसलिए होता है क्योंकि उसकी फैमिली टॉप 3 फैमिली के अंदर आती है किंगडम के अंदर। एमिलिया होती है वो बोलती है कि तुमसे मिलके खुशी, वैसे भी काफी ज्यादा टाइम से यानी जब से हमारा स्कूल बना है तब से कोई कॉमनर हमारे स्कूल में कभी आया ही नहीं। थोड़ा बहुत हाय हेलो करने के बाद वो लोग होते हैं वो प्रिंसिपल के साथ है वो निकल लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे भाषण दे रही होती। प्रिंसिपल का नाम होता है एबी गार्नेट, जो कि बोलती है कि हजारों में से किसी एक को स्कूल में पढ़ने की परमिशन मिलती है और तुम्हें मिली है, मतलब तुम नसीब के पास। यहाँ पे एमिलिया भी एक स्पीच देती है जो सभी को मोटिवेट कर डालती है। अगले सीन में हमारे रे को है वो उसके स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि एक बंदा एक कॉमनर है और वगैरह वगैरह वगैरह। इस एकेडमी के अंदर सिर्फ नोबल्स होते हैं, इसलिए वो रे से काफी चिढ़ते हैं। इतने में ही टीचर होती है वो एमिलिया से बोलते हैं कि आखिरकार सॉर्सरी में कितने रैंक होते हैं। एमिलिया बताती है 5 रैंक होते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और ग्रैंड। फिर टीचर होती है वो बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ 7 लोग ही हैं जो कि ग्रैंड लेवल तक है वो पहुंचे। वो सॉर्सरर अभी कहाँ पे हैं वो बताना तो काफी मुश्किल है, बट उनमें से एक सॉर्सरर हमारे स्कूल में यानी प्रिंसिपल एबी गार्नेट। नंबर 2 सॉर्सरर है, उसका नाम है कैरोलिन कैरोल, जो कि एक सॉर्सरर है पता नहीं किस चीज की। वहीं पे दूसरी तरफ बेस्ट सॉर्सरर यानी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर, जो कि इस वॉर का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि अभी पता नहीं कहाँ पे। सारे सॉर्सरर में से सिर्फ कुछ ही का ही है वो पता है और बाकी के लुप्त हो चुके हैं। इतने में ही एल्बर्ट बोलता है कि आखिरकार हमारी क्लास में कॉमनर क्या कर रहा है। टीचर बोलते हैं कि देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आने वाला हर बंदा एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, बट उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आ सकता है। अगले सीन में उनकी क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पे उन्हें मैजिक टेस्ट करना है, जहाँ पे एल्बर्ट की फट जाती है। वहीं एक शाय लड़की होती है, एक सवाल पूछती है कि क्या यहाँ पे वो एंटी मटेरियल कोड इस्तेमाल कर सकती है, तो वो मना कर देती है क्योंकि वो अभी उसके लेवल के बाहर की। अब रे होता है वो उस लड़की से जिसका नाम होता है एलिसा ग्रिफिथ, उससे मिलता है लाइब्रेरी के अंदर। रे को ये भी पता चलता है कि एलिसा है वो डॉक्टर एम्सवर्थ की काफी डायहार्ड फैन है और इतने में उसे ये भी पता चल जाता है कि वो एक हाफ एल्फ है। हमारा लौंडा यानी रे उसे अपने कान ढकने से मना करता है और अगले सीन में वो अपने कमरे में होता है जहाँ पे उसका रूममेट जिसका नाम ईवाई होता है वो उससे बोलता है कि चलो अब टेस्ट का वक्त आ चुका। हमें ये पता चलता है कि दोनों के दोनों साले पट्टे बॉडी बिल्डर होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रे होता है वो भाग रहा होता है। इतने में उसकी मुलाकात होती है 3rd ईयर की स्टूडेंट जिसका नाम होता है रेबिका, जो कि नोबल फैमिली के अंदर ही आती है, टॉप नोबल फैमिली। वो रेबिका से मिलने के बाद फिर से एकेडमी में जाता है जहाँ पे उसकी टक्कर हो जाती है एक और लड़की से और वो उसकी तारीफ करता है। देन वो लोग वहाँ से फिर से जुदा हो जाते हैं। रे प्रिंसिपल एबी से मिलने जाता है, वो उसे प्रिंसिपल कह रहा होता है, तो एबी बोलते कि तुम मुझे एबी कह सकते हो और हमें पता चलता है कि रे उसे पहले से ही जानता है। वहीं दूसरी तरफ एकेडमी में स्वॉर्ड प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है जहाँ पे हमारे रे को एल्बर्ट के सामने खड़ा किया गया होता है। एल्बर्ट उसके ऊपर लाख अटैक करता है बट हमारा लौंडा उससे बच जाता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। वहीं ऊंचाई पे एबी खड़ी होकर बोलते कि आइस ब्लेड सॉर्सरर काफी खुश लग रहा है। अब हमें फिर से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवाई और हमारे रे आराम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ईवाई बोलता है कि अभी उसे क्लब रूम ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उसे ये भी रिकमेंड करता है कि वो उसका क्लब रूम ज्वाइन करे और वो ऐसा ही करता है। वो रिसर्च क्लब रूम के लीडर से मिलता है। लीडर बोलता है कि अगर तुम्हें हमारी पार्टी के अंदर आना है तो तुम्हें सबसे पहले प्रदर्शन करना होगा अपनी शक्ति, क्योंकि हम लोग मेहनत भरे काम करते हैं। तो हमारा लौंडा होता है वो एक ही बार में अपने कपड़े उतार के दिखाता है कि ले भैया देख ले मेरी शानदार सी बॉडी। रे बताता है कि उसने बैकवुड फॉरेस्ट के अंदर काफी ट्रेनिंग की और उसके पास एक गोल्ड कार्ड भी होता है जिसे देखने के बाद कोई भी उसे मना नहीं कर पाता है अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करने से। 2 क्लब ज्वाइन करना रूल है, इसलिए वो रेबिका के पास जाता है उसका क्लब यानी फ्लावर क्लब को ज्वाइन करने के लिए। रेबिका उसे बोलती है क्या तुम सही में करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां और वो अकेला लड़का है। रे तो हाँ कर देता है बट डीना नाम की एक लड़की मना करती है कि एक लड़के का यहाँ रहना हम लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं। रेबिका डीना से बोलती है कि ये केस है वो तुम अपने हिसाब से संभाल सकती हो, तुम्हें परमिशन। अब डीना होती है वो रे को टेरेस पे ले जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा घास उगी पड़ी होती है जिसे एक अच्छी सी फील्ड बनाना है फ्लावर उगाने के लिए। तो हमारा लौंडा होता है वो 4 दिन के अंदर अपना काम समाप्त कर देता। अब रेबिका कितनी भावुक लड़की होती है, वो हमारे लौंडे के लिए वो खाना लाती है और उसे ये भी बताती है कि अभी उनके स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है जिसका नाम होता है मैजिक शिवेलरी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन को चुना जाएगा और 4 दिन बाद होता है। हमारा रे अपना काम खत्म कर देता है और डीना भी उसे अप्रूव कर देती है अपने क्लब के अंदर आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल उसे कुछ दे उसे किंगडम के एक स्पाई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होती है। जब वो घर लौट ही रहा होता है उसकी मुलाकात क्लैरिस से होती है। यहाँ पे क्लैरिस बताती है कि उसे बग के साथ खेलना उन्हें देखना काफी पसंद है, तो रे बोलता है कि उसे भी ये पसंद है और उसके हाथ है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वेल क्लैरिस के इतने खास दोस्त नहीं होते इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम के अंदर जहाँ कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है, रे धड़ाधड़ बोले ही जा रहा होता। टीचर होती है फिजिकल एक्सरसाइज एग्जाम की शुरुआत कर देती है जहाँ पे ग्रुप चाहिए होता है। हमारी रे के ग्रुप में होता है ईवाई और हमारी एलिसा। पहले तो एलिसा नहीं
मान रही होती है, बट प्यार से समझाने के बाद वो मान जाती है और उसके बाद एमिलिया भी उसके ग्रुप में होती है, वो कंबाइंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन के अंदर वो लोग एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि टीचर बोलते हैं कि देखो इस जंगल के अंदर तुम्हें सबसे पहले जाना और जो सबसे पहले वापस आएगा वो इस एग्जाम का विनर बन जाए। रूल काफी सिंपल है, तुम्हें इसके अंदर जाके एक स्टैंप होगी, उसे कलेक्ट करना और वापस आना। बस यहाँ पे मुश्किल ये होती है कि यहाँ पे काफी मॉन्स्टर होंगे। इतने में ही सिग्नल मिलते ही वो लोग होते हैं वो अपने टास्क की शुरुआत होते हैं वो बड़े ही प्रेम से कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो रे होता है वो रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को अपनी तलवार से काटे ही जा रहा होता है और स्टैंप इकट्ठा करना कैसे भूले। वो लोग रे की ये काबिलियत देख के काफी हैरान होते हैं। रात में जब वो कैंप कर रहे होते हैं वो उससे बोलते हैं कि आखिरकार रे है कौन, तो वो उसे बिना बताए ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में रे को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रे उसका पीछा करते हुए जाता है तो हमें पता पड़ता है कि एल्बर्ट की पूरी टीम खतरे में आ चुकी होती है। रे होता है वो एक तलवार के सहारे सभी को हरा देता है। इतने में ही हमारे रे की पार्टी वहाँ पे आ जाती है और उसकी ये हालत देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। एमिलिया भी पूछने लगती है कि आखिरकार वो असल में है कौन है और इन सारी चीजों को एक सॉर्सरर पीछे से देख रहा होता है। वो सॉर्सरर होता है वो एक मैजिकल डार्क का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को फिर से जीवित कर देता है काफी ज्यादा पावर के साथ। अब मामला काफी ज्यादा संगीन बन चुका होता है, बट रे होता है वो ऐसे तैसे करके चीजें मैनेज कर रहा होता है। फिर अपने टीम वर्क के सहारे वो लोग होते हैं वो फाइनली उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उन्हें अपनी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर जाके उनकी विन होती है और सब चीजों को क्लैरिस देख चुकी होती है। अब फिर से हमें उसी एविल सॉर्सरर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब हमें इस एग्जाम के टॉपर यानी हमारी रे की पार्टी को दिखाया जाता है जिसे देख के क्लैरिस काफी ज्यादा खुश होती है और तालियां बजाने लगती है, बट लोग उससे काफी दुखी होते हैं क्योंकि वो उनकी अपोनेंट टीम होती है। एल्बर्ट की टीम के तो अलग ही सीन चल रहे होते हैं। इतने में ही एमिलिया होती है वो बोलती है इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो और यही बात सीधा हमारी एलिसा भी बोलती कि इन लोगों का तो काम है बोलना, तो सहो चुपचाप। नेक्स्ट सीन में जो हमारा लौंडा यानी रे होता है वो अपनी मास्टर से मिलने के लिए जाता है। इन मोहतरमा का नाम होता है डॉक्टर लेडिया एंसवर्थ जिनकी एलिसा काफी फैन है। एंसवर्थ होती है वो रे से बोलती है कि उसने उसे काफी ज्यादा मिस किया इस टाइम में, तो हमारा रे भी बोलता है कि उसे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रे को आइस ब्लेड सॉर्सरर का टाइटल होता है वो एंसवर्थ नहीं दिया होता, परंतु एक लड़ाई के दौरान वो उनके पैर पैरालाइज हो गए। एंसवर्थ रे से ये भी बोलते हैं कि वो अपनी आइस ब्लेड की पावर तभी इस्तेमाल करे जब उसे उसकी काफी ज्यादा जरूरत। और रिसेंटली ये जूनियस नाम का एक ग्रुप होता है वो सामने आया है, पता नहीं किस चीज के लिए। ये ग्रुप होता है वो लोगों के दिमाग पे काम करता है जिससे वो उनकी मेमोरी को कंज्यूम कर सकता है, चाहे इसके लिए उनके टेस्ट सब्जेक्ट की जान ही क्यों ना चली। वो लोग होते हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सॉर्सरर्स को भी हायर कर रहे हैं और उनका एक इन्विटेशन आया होता है हमारी एंसवर्थ के पास, और सेम इन्विटेशन होता है वो कैरोलिन को भी होता है वो मिला होता है, बट दोनों ने ही मना कर दिया होता है। एंसवर्थ अपने स्टूडेंट को सारी बातें बता के काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो लोग होते हैं वो जंगल में सैर सपाटा करने के लिए निकल जाते हैं। रे होता है वो एंसवर्थ को ये भी बताता है कि उसने एकेडमी में जाने के बाद ही काफी ज्यादा बढ़िया दोस्त बनाया और वो अगली बार आएगा तब एलिसा को अपने साथ लाएगा क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त है। इतने में ही मैजिक शिवेलरी की बात निकलती है जहाँ पे 3 कंट्रियों के बीच में होती है। वो उससे ये भी पूछते हैं क्या वो पार्टिसिपेट करेगा, तो रे मना कर देता है कि उसे साइड में रहना पसंद है और वो उसे अपनी एक पर्सनल बुक भी होती है वो देती है। अगली मॉर्निंग में हमारा रे होता है वो जॉगिंग कर रहा होता है, इतने में उसकी मुलाकात एलिसा से होती है। देन अब वो एलिसा के साथ काफी अच्छे कपड़ों में लाइब्रेरी जाता है जिससे उसकी मुलाकात होती है वो क्लैरिस से भी हो जाती है जो कि उसके ऊपर चोरी चुपके नजरें बनाए बैठी होती। रे होता है वो क्लैरिस से एलिसा का इंट्रो करवा देता है। उसके बाद वो लोग होते हैं वो अपने अपने रास्ते निकल देते। इतने में उसकी मुलाकात होती है एमिलिया से जो कि दोनों काफी ज्यादा अच्छी बच्ची है, वो बातें करते। इतने में ही बात ये निकल के आती है कि वो क्लैरिस और एलिसा के साथ घूमने गया था तो अब वो भी जिद पकड़ लेती है और उसके साथ घूमने निकल जाती है। वो काफी कपड़े ट्राई करती है जिनमें वो बवाल भी लगती है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। एमिलिया रे से कुछ कहना चाहती थी बट वो कह नहीं पाई। इतने ही सीन में हमें दिखाया जाता है हेलेना टीचर जो कि रे से बोलते हैं कि देखो एकेडमी में तुम एक लौते कॉर्नर और जो भी तुम्हें कुछ कहे उसके ऊपर ज्यादा ख्याल है वो मत देना और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एल्बर्ट होता है वो पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसी चीज के ऊपर नजरें बनाए बैठा होता है एक सॉर्सरर। वो रिसर्च क्लब की ट्रेनिंग के बाद होता है वो अपने फ्लावर क्लब में जाता है जहाँ पे डीना उसे कमरे का ख्याल रखने के लिए कहती है और हमारा रे उस बात को मान जाता है। रे जैसे ही क्लब रूम को ओपन करता है उसे काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, इसलिए वो उसकी साफ सफाई करता है और जैसे ही वो अगले कमरे में जाता है पता चलता है कि रेबिका कपड़े बदल रही है जिसे देख के वो काफी शर्मा जाती। रे होता है वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसके बाद माहौल थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है। रे बोलता है उसकी जिम क्लास जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए आज वो जल्दी आया था। उसके बाद वो लोग होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग होते हैं वो रे के बनाए गए गार्डन में जाते। रेबिका होती है वो रे को ये चीजें सिखाने के बाद काफी खुश होती है। इसके साथ वो उसे मैजिक शिवेलरी के बारे में भी कुछ बहुत है वो बता देती है। नोबल फैमिली में होने के कारण उसके भी काफी अपने इश्यू बन चुके थे। ऐसी कुछ और बातें वहाँ पे चलती है। वहीं दूसरी ओर अब हमें दिखाया जाता है एमिलिया होती है वो मैजिक शिवेलरी की प्रैक्टिस कर रही थी और बाकी सभी को तो आराम से हरा रही थी। इतने में ही वो टीचर से रे के साथ लड़ने की परमिशन ले लेती है और उसके साथ
लड़ाई शुरू कर देती है। बट रे यहाँ पे उसके हर अटैक से बच जाता है। उसे ये तो पता होता है कि एमिलिया यहाँ पे पावरफुल है, बट इतने भी नहीं। वो फाइट के दौरान एमिलिया को जिताना चाह रहा होता है, बट इतने में ही उसके होश होते हैं, वो गायब हो जाते हैं और वो अपने स्पेशल अटैक को उसकी गर्दन की ओर ले जाता है। बट जैसे ही संभलता है तलवार छोड़ देता है और तलवार छूटने के कारण एमिलिया इस मैच की विनर बन जाती है, जो कि बिल्कुल खुशी की बात नहीं होती। और लंच के टाइम भी एमिलिया का ध्यान होता है वो सिर्फ और सिर्फ रे के ऊपर ही बना होता है। रे भी होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। इतने में ही एल्बर्ट होता है, वो रे के पास आता है। एल्बर्ट होता है उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। रे होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एल्बर्ट ने यहाँ पे एक डॉम एरिया सजेस्ट किया होता है। अब एल्बर्ट होता है वो रे से बोलता है कि चल बेटे तैयार हो जा, और उसका बिना तलवार दिए वो फाइट करने उतर जाता है। बट रे ऐसे तैसे तलवार का मैनेजमेंट करता है, देन उसके साथ फाइट करना शुरू करता है। हमें ये भी पता चलता है कि एल्बर्ट के अंदर काफी अजीब पावर होती है, वो वेक हो रही होती है, जो उसके सिर के ऊपर हावी हो रही होती है, और ये सारी चीजें एक सॉर्सरर देख रहा होता है। एल्बर्ट होता है वो चीटिंग करते हुए उसके ऊपर एक मैजिक अटैक करता है, बट रे उसके अटैक को काट देता है। उसके बाद एल्बर्ट रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर और अटैक होता है, वो करते ही जा रहा होता है। पर रे के वो ऊपर है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। कुछ ही देर में वो उसके सारे अटैक को खत्म कर देता है। अब एल्बर्ट होता है वो रोने लगता है कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है उसके साथ में। एमिलिया फिर से बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन। अचानक से वहाँ पे एक डार्क मैजिक का इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर है वो फोर्स बढ़ने लगती है काफी ज्यादा। अब वहाँ पे वो इविल सॉर्सरर होती है, वो प्रकट होती है, जो कि हमारी टीचर हेलेना होती है, जो कि अभी तक इस सारे गेम की साजिश रच रही थी। रे होता है वो धीरे धीरे करके सारा मामला होता है वो समझ चुका होता है। वो धीरे धीरे करके उसके ओर बढ़ने लगता है। वो बोलता है कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, ये डॉम होता है वो तुमने ही क्रिएट किया, क्योंकि एल्बर्ट के लिए ये एकदम नामुमकिन था, और ऊपर से तुमने ही सारी बाधाएं क्रिएट की थी। और वो बोलती है कि वाह वाह वाह, एकदम सही प्रेडिक्ट कर। रे ये भी बताता है कि इन सभी लोगों को एक साथ बुलाने का मकसद ये था कि वो इनकी बॉडी को टेस्ट डमी के रूप में एंजॉय करे। वो ये भी बोलते कि वैसे तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सॉर्सरी की पावर ही नहीं है। रे को गुस्सा काफी ज्यादा आ रहा होता है। इतने में ही वो बोलता है कि देखो तुम तो गई। इतने में हेलेना उसके ऊपर अपना फायर स्नेक अटैक इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है। जब रे के ऊपर उसकी दाल नहीं गलती है तो वो उसके दोस्तों को शिकार बनाती है, बट रे यहाँ पे अपनी आइस ब्लेड सॉर्सरर की पावर को इस्तेमाल करता है और अपना असली लुक होता है वो हेलेना को दिखा देता है। बर्फ की दीवार बनाने के कारण अब उसकी असलियत किसी के सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ वो हेलेना के हर अटैक को काटते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। हेलेना वहाँ से डर के भागती है, बट रे उसके पैर को काट देता है। वो उससे अपनी जान की भीख मांगती है। हमें पता चलता है ये तो सिर्फ एक ट्रैप होता है, बट हमारे रे के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि धोखा गद्दारी के समान होता है, और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है। इतने में ही वो होती है अपने गले के नेकलेस को निकालती है। वो इस चीज को अपने कान के अंदर घुसा डालती है, जिससे दिमाग से कनेक्टेड होकर अब वो एक इविल मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाती है और हमारे रे के साथ फाइट करना शुरू करती है। रे को जैसे यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, जिससे हेलेना काफी गुस्से में आ रही थी। अब रे भी होता है अपने पूरे गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि अब देखो अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। हेलेना उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करते और उसके बाद करते ही जाती। पर कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। इसके बाद हमारा रे होता है वो अपने एक ही अटैक से उसे निस्ते नाबूद कर देता है, बट इसके बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है। थकावट के कारण वो बेहोश हो जाता है। इतने में उसके दोस्त होते हैं वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते। अब हमें सीन दिखाया जाता है हमारे रे के बचपन का, जैसे एंसवर्थ ने उसे ढूंढा होता है और अपने कैंप में ले गई होती है और अपने सीनियर्स को एक्सप्लेन किया होता है कि कैसे उसने रे से मुलाकात ली। रे होता है वो अपने एरिया का इकलौता सर्वाइवर बचा होता है, बट हालांकि गवर्नमेंट के साथ है वो उसे कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिल रही होती है। सभी उसे मारने के लिए कह रहे होते हैं, बट वो इस बात को डिनाई कर देती है। उसके बाद वो लोग उसका पालन पोषण करना शुरू करते हैं। हमारे रे को मास्टर मिल जाती है, काफी ज्यादा हॉट चिकनी। रे और उनकी मास्टर का ये प्यार देखे अथॉरिटी भी होती है, इस चीज को मानने से इनकार नहीं कर पा रही होती है, और वो लोग होते हैं वो फाइनली एक रिक्वेस्ट के बाद एक्सेप्ट करते हैं। हमारी ये जो एंसवर्थ होती है ये फील करती है कि हमारे रे के अंदर भी उसकी तरह आइस मैजिक। इसी पॉइंट के तहत वो गवर्नमेंट से होते हैं वो परमिशन ले लेते हैं कि अब वो रे को अपने साथ है वो रखेंगे। इसी के साथ जो एंसवर्थ होती है वो हमारे रे की मास्टर बन जाती है और उसे हर चीज है वो सिखाती है जो उसे आता होता है। अब सीन 6 साल बाद का होता है, जहाँ पे हमारा रे होता है वो एक सोल्जर बन चुका होता है, मतलब ऐसा सोल्जर ही समझ लो, जहाँ पे वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर काम करता है। इसी दौरान एक बड़ी जंग की होती है, वो छिड़ाव हो गई होती है। इतने में हमारे जो अथॉरिटी के लीडर बोलते हैं कि देखो रे, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी फ्रीली जी सकते हो, बट रे इस बात को डिनाई करता है। वो बोलता है कि वो अपने दोस्तों को बचा के रहेगा। परंतु ईस्ट वॉर की फाइट के दौरान हमारे रे के हाथ से किसी का कत्ल हो जाता है, जो वो सह नहीं पाता और गलती से अपनी सारी पावर को एक साथ होता है वो रिलीज कर बैठता है, जो कि उसके साथ उसकी टीम का भी खात्मा कर देता है। अगले सीन में हमारे रे की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के अंदर। एंसवर्थ को जैसे ही लगता है कि अब हमारा लौंडा ठीक है, वो वहां से चली जाती है। अब जो एबी होती है उसे ये भी बताती है कि एंसवर्थ ने अपने पैरालाइज होने के बाद रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे रे को अकेडमी के अंदर पढ़ने की परमिशन ग्रांट करें गवर्नमेंट के द्वारा। उन लोगों के वहां से जाने के बाद अब उसके सारे दोस्त वहां पे आ जाते हैं। अब हमारा लौंडा उनसे माफी मांगता है कि उन्होंने उसे पहले कुछ भी है वो नहीं बताया। रे बोलता है कि वो 1 ऑफ द 7 ग्रैंड सॉर्सरर में से एक।
रे होता है वो सभी को ये बताता है कि वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए खास तरीके का मैजिक का इस्तेमाल करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एल्बर्ट होता है वो हमारे रे से मिलने आता है। वो उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है जो कि उसने गलत की होती। रे होता है उसकी माफी को स्वीकार करता है। वो बोलता है कि अब ज्यादा कुछ भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, रात गई सो बात गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे अकेडमी में एक नई टीचर आई होती। आई थिंक कि मैं वहां पे होता। देखो यहाँ पे कैरोलिन एक टीचर बन के आई होती है, वहीं दूसरी तरफ एमेलिया होती है सोच रही होती है कि आखिरकार रे का पार्ट कितना बड़ा दुख भरा है वो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। कैरोलिन होती है वो सभी को यहाँ पे शिवेल्ट्री मैजिक के बारे में वो बता रही होती है कि देखो यहाँ पे जो भी बंदा पार्टिसिपेट करता है उसके लिए कोई है वो रूल रेगुलेशन नहीं, उसे एक लेवल होता है वो क्रॉस करना पड़ेगा। कैरोलिन ये बताती है कि यहाँ से मतलब हर स्कूल से सिर्फ 16 लोग जाने वाले हैं और हर टीम से सिर्फ 5 लोग, बट हमारे स्कूल से 6 लोग जाएंगे क्योंकि रेबिका पिछले साल की चैंपियन रह चुकी है। इसी दौरान कैरोलिन होती है वो हमारे रे को पर्सनली पॉइंट आउट करती है जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और एबी के ऑफिस में जाके बोलता है कि क्या तुम प्लीज उसे फायर नहीं कर सकती। एबी बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कैरोलिन फ्री है तो उसे ये काम करने की अच्छी जरूरत है और वैसे भी वो हमारे स्कूल के लिए काफी लाभदायक है। तो वो बोलता है कि स्कूल को तो मैं भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि जब भी वो मेरे पास होती है काफी लफड़े होने लगते हैं। इतने में ही कैरोलिन उसके पीछे से प्रकट होती है। रे उससे डर के पीछे हटता है और अगले सीन में वो क्लैरिस के साथ ऊपर खड़ा होकर सभी की फाइटिंग एबिलिटीज को चेक कर रहा होता है। पर आज यहाँ पे एमेलिया बिल्कुल भी फोकस नहीं थी अपनी प्रैक्टिस। एमेलिया के फादर उससे बोल रहे होते हैं कि बेटे तुम्हें किसी भी कीमत पे ये मैच होगा वो जीतना पड़ेगा क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमारी रेबिका और हमारे जो भी लौंडा होता है बातें कर रहे हैं। बातें एमेलिया के बारे में ही हो रही होती हैं कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा सिंसियर और अपने हर काम में काफी अच्छी और वो फाइनली अपने टीम में वो एक नई जगह बना चुकी होती। रे को एमेलिया की काफी परवाह हो रही होती है इसलिए वो एंसवर्थ के द्वारा मतलब लिखी हुई बुक को होता है वो हमारी एमेलिया को देने के लिए निकल जाता है। वो बोलता है कि वो उसे पर्सनली ट्रेन करेगा उसकी प्रैक्टिस के लिए। अब एमेलिया उसे अपनी बचपन की स्टोरी बताती है कि वो बचपन में आरियानी नाम की एक लड़की से मिली थी जो कि उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। भविष्य में चलते चलते उनकी प्रैक्टिस होती है वो छूट गई। सीधा कहा जाए तो आरियानी उससे काफी पावरफुल बन गई। अब एमेलिया होती है वो कमजोर रह गई। इस बात का उसे काफी दुख होता है। नेक्स्ट सीन में जो व्हाइट होता है वो एक मास्क पहन के आता है। वो बोलता है कि अब से तुम मुझे मास्टर व्हाइट कहोगे और मैं तुमसे पर्सनल ट्रेनिंग करवाऊंगा और इसे वो 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहता है विदाउट एनी मैजिक पावर। एमिलिया इस टास्क को काफी ज्यादा कंप्लीटली है वो कर देती है आसानी से। इसी के साथ वो काफी थक जाती है बट ट्रेनिंग अगले दिन की काफी टफ होने वाली होती है। एमिलिया ट्रेनिंग के कारण काफी ज्यादा थक हार गई होती है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है इतने में ही रे आके बोलता है कि चलो बेटे प्रैक्टिस का टाइम हो गया। एमिलिया काफी डर जाती है। वहीं पे रेबिका होती है वो से बोलती है कि तुम गर्ल्स डॉर्मेट्री में क्यों आए और इतने ही देर में हमें दिखाया जाता है एमिलिया होती है वो चोरी चुप के वहाँ से भाग जाती है बट रे उसे नोटिस कर लेता है। रे होता है वो पूरा दिन उसे ढूंढने में बिता देता है बट उसे ढूंढ नहीं पाता है। बट उससे एल्बर्ट से मुलाकात हो जाती है जहाँ पे एल्बर्ट पूरा डिस्प्रेशन में था बट हमारा रे बोलता है वो पहले से ही काफी पावरफुल है तो इसे इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। रे होता है वो एमिलिया को ढूंढते ढूंढते क्लैरिस और एलिसा के पास पहुंच जाता है बट उन्हें भी कोई नॉलेज नहीं होती। उसके बाद रे होता है वो अपना सर्चिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उसकी जगह का पता लगा लेता है। एमिलिया होती है वो एक जगह पे छुप के बैठी होती है बट रे उसे ढूंढ लेता है और उसे जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। रे होता है वो अपने एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब से वो परमिशन लेता है कि क्या वो लोग होते हैं वो एमिलिया के लिए कुछ शेयरिंग काम कर सकते हैं तो वो लोग हाँ कर देते हैं और उनका लीडर होता है वो हमारे रे को कुछ सामान दे देता है। अब अगले सीन में हमें एमिलिया को ही दिखाया जाता है जिसके अचानक से साइड से डायाम स्कूल की एक लड़की होती है वो गुजरती है जिसे देख के वो काफी हैरान होती है। वो लड़की होती है वो रेबिका के घर के या फिर गार्डन के बाहर से भी गुजरती है। फिर हमें ये पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारा रे ही होता है। वो डायाम अकेडमी के अंदर घुसपैठिया बन के जा रहा होता है। इतने में उसे खोई हुई बच्ची मिलती है जिसे वो उसकी बहन से मिलाने का वचन दे बैठता है। उसे मतलब ढूंढते ढूंढते चला जाता है। वो बच्ची उसे बताती है कि उसका नाम डियाना और उसकी बड़ी बहन का नाम है वो एरियानी। उतने में उसे उसकी बड़ी बहन मिल जाती है जो एक जगह पे बैठी होती है। रे होता है उसके साथ जाके बैठ जाता है और उसे अपना नाम होता है वो लिली बता। एलियानी होती है वो बोलती है इतना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है तुम कौन हो। इसी के साथ हमारा लौंडा रियल वॉइस में बात करता है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसे लग रहा होता है कि वो एक लड़की है बट कोई और। एरियानी होती है वो हमारे रे की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ है वो जानती है। इस वजह से वो उसे मैच के लिए वो चैलेंज कर देती है मतलब एक मॉक बैटल के लिए और वो उसे एक्सेप्ट भी होता है वो कर ले। रे होता है वो एरियानी के साथ फाइट करते करते समझ जाता है कि उसके पास एमिलिया से काफी ज्यादा पावर है। इसी के साथ वो उसकी तारीफ भी करता है और उसे ये भी कह देता है कि एमिलिया होती है वो उसे उसकी मतलब जो भी बैटल है उसके अंदर हरा के ही रहेगी। अब जब हमारा रे घर पे लौट ही रहा होता है इतने में उसकी मुलाकात होती है रेबिका की बहन से जो कि आर्नोल्ड एकेडमी के अंदर नहीं पढ़ पाई रे के कारण, पता नहीं किस रीजन। रे अब फिर से अपनी एकेडमी में चला जाता है। वो बोलता है कि वो एक नया मिशन को अंजाम दे के आया और अगले सीन में वो लोग होते हैं वो हमारे रे के मास्टर से यानी एजनेस से मिलने के लिए चले जाते हैं। एंसवर्थ होती है वो अपने घर में सभी का स्वागत करती है और जो हमारी एलिसा होती है वो स्पेशली उससे ऑटोग्राफ लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इससे। एंसवर्थ होती है वो क्लैरिस को उसके ड्रीम के ऊपर गिव अप करने से मना कर देती
देती है। इतने में ही वो हमारी एमिलिया को बोलते हैं क्या वो उसके साथ ज्यादा कोने में चल के अकेले में बात कर रहा होती है। वो हमारे रे को लेके किचन में चली जाती है और सारी बातें डिस्कस करने लगती है कि एक दूसरा एम्पायर होता है वो दौड़ में है, वो आ चुका है, पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है कंपटीशन के समय। वहीं दूसरी तरफ एंसवर्थ होती है, वो एमिलिया से बोलती है कि वो रे के ऊपर भरोसा कर सकती है, अगर वो उसके साथ में दिल खोल के बात करेगी तो वो उसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाए। एमिलिया होती है वो एंसवर्थ की बात मान लेती है। उसके बाद वो लोग वहां से स्विमिंग करने जाते हैं और एमिलिया होती है वो रे के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करती है। और लास्ट प्रैक्टिस में हमारा रे बोलता है कि उसे उसकी छाती पे लगे फ्लावर को काटना है, वो भी उसे बिना कोई चोट आए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे कंपटीशन का सीन, जहाँ पे अभी सभी को मोटिवेशनल स्पीच दे रही होती है कि देखो अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। कंपटीशन की शुरुआत से पहले हमारी जो एरियानी और हमारी एमिलिया होती है वे कोने में मिलती है। एरियानी होती है वो एमिलिया से बोलती है कि वो उसके साथ फाइनल राउंड में मिलेगी और वो दोनों होते हैं वो हैंडशेक करते हैं। उसके बाद होता है कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। हमारी एमिलिया का पहला अपोनेंट होता है शेन नाम का एक बंदा। रूल काफी सिंपल होते हैं कि उन्हें सामने वाले के बंदे की चेस्ट पे लगा हुआ फ्लावर को खत्म करना है किसी भी रूप में, और वो लोग होते हैं वो फाइट शुरू करते हैं। बट एमिलिया 10 सेकंड के अंदर इस फाइट को होती है वो खत्म कर देती है क्योंकि वो उसके फायर मैजिक से उसे जला डाल। सेकंड मैच होता है एरियानी और एल्बर्ट का, जहाँ पे एरियानी काफी पावरफुल होती है और अपने एक आध पंच से ही होती है उसे खत्म कर देती है। वो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं एमिलिया के विषय में, कहीं उसको कुछ चोट ना लग जाए। और दूसरी तरफ कोई होता है हमारे रे के ऊपर काफी बारीक नजरें बनाए होता है। वहीं पे दूसरी तरफ कैरोलिन होती है वो सभी को है वो इनकरेज करने के लिए गाना गाती है। और वहीं पे अब हमारा रे जा रहा होता है, इतने में कोई रिपर होता है वो उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, बट उनकी जो भी होते हैं एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब के लीडर उसे खत्म कर देता है। देन अब वो लोग होते हैं वो एंसवर्थ के पास जाते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उनकी टीम का लीडर हेल्थ फैमिली का छोटा बेटा होता है। और खास बात ये भी होती है कि वो हमारी कैरोलिन का छोटा भाई होता है। रे भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है। इतने में ही जो हमारी एंसवर्थ होती है हमारे रे को परमिशन दे देती है, अगर इस मैच के अंदर कुछ भी डिफिकल्टी आए तो तू है वो अपनी मतलब जो भी आइस ब्लेड की पावर को इस्तेमाल कर सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। रे इस बात को समझ जाता है। दूसरी तरफ रेबिका की फाइट चल रही होती है और वो गेम में वो जीत ही रही होती है, और दूसरी तरफ कोई और बंदा भी होता है इस गेम में डोमिनेट कर रहा होता है। रे को ये बंदा काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है। इतने में ही हमारी क्लैरिस और एलिसा होती है वो बताती है कि अचानक से एमिलिया होती है वो अपने कमरे में बंद करके बैठ गई और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही। अब रे होता है वो उसे मनाने के लिए निकलता है। वहीं आरियानी होती है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है जोरों शोरों से। अब हमारा रे होता है वो हमारी एलिसा से बात करने के लिए जाता है उसके कमरे। रे होता है वो दरवाजा खटखटाता है, एमिलिया उसे अंदर आने की परमिशन देती है। रे उसे बोलता है कि आखिरकार यार चल क्या रहा है, तो एमिलिया बोलती है कि उसकी जिंदगी में उसका कभी कोई पर्पस नहीं रहा है। उसके डैड के हिसाब से वो हमेशा से चलिए लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरी उतरने के लिए। एमिलिया से बोलता है कि तुम्हें खुद के लिए भी जीना चाहिए क्योंकि हर बार दूसरों के लिए जीना मुसीबत खड़ी कर देता है, चाहे तो तुम मेरे लिए जी सकती है। ये बात सुन के एमिलिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है, उसके गले मिल जाती है और फाइनली एक चैन की नींद सो जाती है। हमारा जो रे होता है वो बोलता है कि इसे सिर्फ जरूरत है खुद के ऊपर विश्वास की। अब अगले सीन में फिर से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रे बोलता है कि आज की रात है उसने एमिलिया के साथ है वो स्पेंड कर दी। और वहीं पे ये भी पता चलता है कि क्लैरिस अभी भी यहाँ पे नहीं आई है। देन अब रे उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, बट यहाँ पे हमारी एलिसा को काफी जलन हो रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ एलिसा बच बचा के भाग रही होती है और ग्रिपर होते हैं वो उसके पीछे पड़े होते हैं। रे होता है वो एमिलिया को उसका रोज दे रहा होता है और एमिलिया होती है उसके गले मिलके उसको इंकरेजमेंट होती है वो बढ़ाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पे हेल्थ फैमिली का छोटा बेटा यानी उसकी टीम का लीडर वहाँ पे आके बोलता है कि यहाँ पे क्लैरिस और कुछ 8 नोबल लड़कियां गायब हो जाएंगी। अब वो लोग कुछ कर रहे हैं उससे पहले ही हमारी जो भी लड़कियां होती है उनका बैटल शुरू हो जाता है। रियानी होती है वो पहले एमिलिया के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है, फिर एमिलिया अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल होती है वो करना शुरू करती है। वहीं दूसरी ओर हमें क्लैरिस को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ी होती है और उठी ही चुकी होती है। इतने में ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे ग्रिपर्स भी होते हैं वो आ जाते हैं, बट हमारा लौंडा अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को हराने लगता है। अब जो एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब का लीडर आके बोलता है कि भाई करना क्या है, तो वो बोलता है कि अब फिलहाल के लिए मुझ पे छोड़ दो। अब हमें दिखाया जाता है एरियानी ने ऑलमोस्ट हमारी एमिलिया को हरा दिया होता है। इतने में ही रे की एंट्री हो जाती है वहाँ पे, और रे को देखते ही उसके अंदर अलग ही जज्बा आ जाता है। वो अपनी नई स्पेल को कास्ट करती है, उसके आसपास होती है वो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई हो जाते हैं, जिसके बाद जो एरियानी होती है उसे टच करने में भी असमर्थ हो जाते हैं और उसे टच नहीं कर पा रही होती है। तो इतने में ही कैरोलिन बता दी स्पेल होते हैं वो कुछ ही लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। कैरोलिन बताती है कि इसके आसपास जो भी बटरफ्लाई हैं वो उसे छूने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो कि इसकी स्पेल की एक एडवांटेज। अब यहीं पे उनकी फाइट होती है वो ज्यादा चल रही होती है, इस वजह से हमारी एमिलिया की पावर काफी ज्यादा यूज हो रही होती है, इसकी नोज ब्लीड होने लगती है। इतने में ही वो कमजोर होने लगती है। यानी इस चीज का फायदा उठा के उसके ऊपर अटैक करते हैं और फाइट काफी ज्यादा देरी तक चलती है। पर एक मौका पाते ही जो हमारी एमिलिया होती है वो एरियानी के रोज को होती है वो तबाह कर देती है। उसके बाद मैच होता है वो खत्म हो जाता है। हमारी एमिलिया बोलती है कि वो उसके दोस्तों के कारण काफी ज्यादा पावरफुल बन गई है और एरियानी के कारण भी। वो लोग होते हैं वो अपनी बचपन की दोस्ती को फिर से रिवाइव कर लेते हैं। फाइनली अब उनका डुओ होता है वो फिर से कंप्लीट हो चुका होता है और वो दूसरे से माफी भी मांगते हैं उन्हें अकेला छोड़ने के लिए। अब एमिलिया होती है वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी होती है। इससे उसके फादर होते हैं उसके लिए क्लैपिंग करके उसका इंकरेज होता है वो कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरियानी के फादर भी होते हैं वो एमिलिया के फादर से मिलते हैं
और वो बोलते हैं कि उनके बच्चों के बीच की दुश्मनी फाइनली खत्म। वहीं दूसरी तरफ जख्मी एमिलिया के पास हमारा लौंडा रे पहुंच जाता है और उसे हाय हेलो करता है। इतने में वो काफी ज्यादा होती है, वो शर्मा जाती है उसे देख और वो उससे यही पूछती है क्या उसे उसकी पावर के बारे में कुछ पता चला। तो रे बोलता है कि फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं चला है, बट इन फ्यूचर बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अब हमें रेबिका और लूकस के बीच की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो रेडी होते हैं। लूकस तो स्पेशली काफी ज्यादा रेडी होता है और मारिया भी इस फाइट को काफी ज्यादा गौरव से देख रही होती है। लूकस की मूवमेंट स्पीड देख के ही सबकी फट जाती है। ऊपर से वो अपनी एक डार्क स्पेल का इस्तेमाल करते हुए हमारी रेबिका को 10 सेकंड में ही हरा देता है, जो कि पिछले साल की चैंपियन थी। ये देख के सभी हैरान हो जाते। लूकस होता है वो रे के साइड से गुजरता है। रे बोलता है कि तुमने एक नया टाइटल अचीव कर लिया है, कैसा लग रहा है मेरे भाई। लूकस होता है वो रे से बोलता है कि असल में वो यहाँ पे सिर्फ रे से लड़ना चाहता है, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी पे काम करना चाहिए जिससे तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर पाओ। उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ना मेरा मोटिव है। रे भी होता है वो लूकस को काफी ज्यादा गौरव से देख रहा होता है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है फिर से एम्सवर्थ, एबी और बाकी सभी को। वो लोग होते हैं उसी जेल के अंदर जा रहे होते हैं जिस जगह पे हमारे रे ने उन सभी जो भी लौंडे ग्रिपर होते हैं उन सभी को कैद कर रखा होता है। वहाँ पे जाते ही जो हमारी कैरोलिन होती है वो अपनी एक स्पेशल स्पेल का इस्तेमाल करती है और उन्हें अपने प्यार के वश में फांसती है। कैरोलिन उससे पूछते है कि आखिरकार उनका प्लान क्या है, बट वो लोग होते हैं वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिससे वो कुछ भी है वो ना बता। अब ये सारा माहौल होता है वो यहीं पे समाप्त होने चलता है। एबी होती है वो सभी से बोलती है साल का टूर्नामेंट होता है वो यहीं पे खत्म होता है, अगले साल हम लोग फिर से मिलेंगे और ये जगह होती है वो फिलहाल के लिए बंद हो जाती है। फिर से अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे होता है वो सभी लड़कियों को मेड बनने के लिए कह रहा होता है। लड़कियां इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी, बट हमारी एलिजा और कैरोलिन के समझाने के बाद वो लोग होते हैं वो राजी हो जाते हैं। मतलब है कि मैं इन दोनों को मेड आउटफिट में देखना चाहता हूँ। अब हमारा रे वहाँ से जा ही रहा होता है, इतने में डीना आके वहाँ पे बोलती है कि हमारी रेबिका की एंगेजमेंट हो रही है किसी एवन बर्स्टीन नाम के लौंडे से जिसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके खिलाफ। ये तो यहाँ पे खत्म हो जाती है इसकी बात। अभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदे को जो कि एक डीमन होता है जो कि सारे सॉर्सरर की स्पेल को खा जाता है, उनके दिमाग को एनग्राम जो भी सब कुछ होता है वो खा जाता है। डीमन होता है वो बोलने लगता है कि हमें अपने फाइनल मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेबिका ब्रैडली की हेल्प चाहिए, उसका ब्रेन चाहिए। अब अगले सीन में हमें फिर से रेबिका को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा रे पहुंच के उसको कांग्रेचुलेशन बोलता है कि उसकी एंगेजमेंट है वो होने वाली है। बट रेबिका इस बात से खुश नहीं थी, बट फिर भी अपने चेहरे पे झूठी हंसी ला के वो उसकी हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर। दूसरी ओर एलिसा ने हमारी एमिलिया के लिए मेड कॉस्ट्यूम बनाई दिया। एमिलिया होती उसे बोलती कि तुम कौन सी पहनने वाली, तो बोलती है वो बनाने में अच्छी है बट पहनने में उसका कोई ख्याल नहीं है। बट हमारे रे के प्यार से समझाने के बाद वो मान जाती है। दिन में होता है मेड कैफे का पूरा काम होता है वो शुरू हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है रे होता है वो सारी बागडोर होता है वो संभाल रहा होता है। और अब यहाँ पे कोई भी कॉमनर का भेदभाव तो नहीं चल रहा होता है क्योंकि हमारे लॉन्डे की पर्सनैलिटी है। रे होता है वो स्टूडेंट काउंसिल के अंदर परमिशन लेने चला जाता है मेड कैफे के लिए। इतने में ही वो नोटिस करता है कि आज पूरी जगह है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, रेबिका और डीना के अलावा कोई नहीं है। जब रे उन दोनों से ये पूछता है तो बताते हैं कि असल में उन लोगों की एक फियांसी है वो यहाँ से उन्हें ले गया है पता नहीं किसी रीजन से और हमें उन लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा। अब रे होता है वो बोलता है क्या मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं तुम कर सकते हो और उसकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जब रे होता है वो वापस जा रहा होता है डीना उसके पास आके बोलती है कि उसे उसकी एंगेजमेंट यानी रेबिका के एंगेजमेंट में कुछ लग रहा है। अब रे भी डिसाइड कर लेता है कि वो रेबिका के बारे में कुछ ना कुछ तो जान के ही रहेगा और ये बात वो अपनी मास्टर को बताता है और उसकी मास्टर होती है वो कार्ला से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट के लिए कहती है। उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए काम करते हैं। वहीं हमें रेबिका को दिखाया जाता है जो कि हमारे रे के बारे में सपना देख रही होती है। इतने में मारिया आके उसे बोलती है क्या हुआ, बट रेबिका उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। बट मारिया बताती है कि वो बचपन से उसकी बहन उसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रही और उसकी हमेशा हेल्प की। वहीं दूसरी तरफ मेड कैफे का पूरा काम होता है वो डन हो चुका होता है। सभी लोग होते हैं वो अपने अपने रिहर्सल कर रहे होते हैं, पता नहीं मुझे ये रिहर्सल क्यों इतनी अच्छी लग गई। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रे होता है वो सभी को बोलता है हॉन्टेड थीम है, हॉन्टेड थीम के अंदर क्लैरिस बवाल लग रही होती है। अब शाम काफी ज्यादा हो गई होती है इसलिए रे होता है वो रेबिका को उसके घर तक छोड़ने जा रहा होता है। जाते जाते उसकी मुलाकात होती है एवन से यानी रेबिका के फियांसे। रे होता है वो एवन की अमानत उसी के हाथों में सौंप के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारी एम्सवर्थ होती है वो बोल रही होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लफड़ा है एवन के। हमने जब भी उसे देखा है अकेले देखा है, ना ही उसके घर पे कोई मेड है, लगता है वो कहीं ना कहीं एंजियम के साथ है वो मिला हुआ है और उसके नजर है हमारी रेबिका की आइस के। दूसरी ओर हमें एवन को दिखाया जाता है जो कि रेबिका की आंखों को छूने की कोशिश करता है। रेबिका उसे रोकती है तो वो बोलता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम पछताओगे। रेबिका दुख के कारण होती है वो रोने लगती है और अकेले बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर से उसे हमारे जो भी रे के बारे में वो सपना आता है। अगले सीन में वो हमारी मारिया से वो मिलता है। मारिया उसे बोलती है कि उसकी बहन की मदद, बोलता है कि उससे जितना हो सकेगा वो जरूर करेगा। ये सारी चीजें होती है वो रेबिका भी देख रही होती है बट उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। वहीं अब रात का सीन होता है, रेबिका फिर से अपने सपनों में खो गई होती है और उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो। दूसरी साइड में रे भी कुछ पढ़ाई कर रहा होता है। भी बोलता है भैया क्या पढ़ रहे हो इतनी रात को, तो बताता है ये डीमन गर्ल की स्टोरी है जिसके पास खुद की काफी ज्यादा अजीब पावर थी जिस
वजह से वो लोगों से काफी अलग रहती थी। अचानक से वो एक अच्छे इंसान से मिली जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई, पर अपनी बढ़ती हुई खतरनाक पावर के कारण उस डीमन ने अपने आप को अपने दोस्त से अलग कर लिया। ये स्टोरी होती है हमारी रेबिका की। वैसे तो लग तो यही रहा है और हमें दिखाया जाता है रेबिका हमारी जो ईस्ट वॉर की फाइनल स्टोरी होती है वो अपनी आंखों से देख रही होती है। मॉर्निंग में रेबिका होती है वो उससे बात करने की कोशिश करती है इस बारे में, बट वो कर नहीं पाती। फिर कल्चरल फेस्टिवल होता है वो शुरू होता है। रियानी और टियाना होती है वो फेस्टिवल के अंदर गेस्ट आई होती है। हमारा रे होता है वो लॉन्डो को आकर्षित करने के लिए लड़की की वेशभूषा में आया होता है जिसे देख के सारी लड़कियां जलन से मर जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रे होता है वो हमारी मारिया को बहुत ज्यादा सर्विंग कर रहा होता है जिसे काफी पसंद आ रहा होता है। पर जब शायद हमारी मारिया को ये पता चलेगा रे और लिली एक ही पर्सन है वो सदमे में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमारा रे होता है फिर से अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में आ जाता है और रेबिका के साथ एंजॉय करना शुरू करता है और काफी ज्यादा फन करता है। जब मारिया अपने घर जा ही रही होती है उतने में ही उसे एक व्हाइट हेयर गर्ल मिलती है उसी की तरह। वो बोलती है कि कुछ ही दिनों में हमारी रेबिका की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद वो एक पैनिक मोड में चली जाएगी। हमारे लॉन्डे यानी रे को भी ये इन्फॉर्मेशन होती है उसके मास्टर के द्वारा मिल जाती है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है रेबिका के फादर को जो भी बता देते हैं कि आखिरकार उन्होंने एवन के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो जान के वो काफी हैरान हो जाता है। रेबिका अपनी पावर को कंट्रोल करने में काफी कमजोर होती जा रही होती है जिस कारण से उसके खून होता है वो काफी ज्यादा बह रहा होता है। अगले दिन हमारी रेबिका होती है वो रे से बोलती है कि मारिया पिछली रात से घर नहीं आई क्योंकि वो एवन के घर गई थी। देन फिर से हमारा रे होता है वो लड़की की वेशभूषा धारण करके काफी ज्यादा लफड़े करने लगता है। हमें दिखाया जाता है एवन होता है वो रेबिका को किडनैप कर लेता है और ये बात होती है हमारे रे को पता चल जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। एवन होता है वो रेबिका को किडनैप करके एक बैरियर के अंदर कैद कर देता है जो कि उसने माउंटेन के टॉप पे बनाया होता है और अपने मैजिक मारिया के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है रेबिका जैसी, क्योंकि उनकी फैमिली को एक श्राप मिला है जिस कारण से वो काफी ज्यादा सदमे में। वहीं दूसरी ओर रे होता है वो काफी डीमंस के साथ अकेले फाइट कर रहा होता है और काफी सॉर्सरर के साथ। इतने में ही उसके साथियों की हेल्प भी उसे मिल जाती है और सभी लोग होते हैं वो फाइट करने लगते हैं। यहाँ पे अब रे अकेला नहीं होता है हमारी रेबिका को बचाने के लिए, सबकी मदद पाके वो काफी खुश होता है और अगले सीन पे होता है वो निकल लेता है उसको बचाने के लिए। हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे रे ने अब लेट गया तो उसकी जान भी जा सकती है यानी हमारी रेबिका की। वहीं दूसरी ओर हमें हिल के टॉप का दिखाया जाता है। मारिया भी होती है उन लोगों के पास पहुंच चुकी होती है। अब यूजीनियस की टीम की वहां पे एंट्री हो जाती है और वो लोग देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि यूजीनियस का लीडर होता है वो असल में और कोई नहीं बल्कि एवन होता है। और हमें पता चलता है कि जो सामने एवन होता है वो एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है लिसा ली जो कि ग्रैंड सॉर्सरर होती है। अब हमारा जो एवन होता है उसके ऊपर अटैक करने की लाख कोशिश करता है बट वो उसे अपने ऊपर हाथ तक नहीं लगाने देती है। वो उसके ऊपर काफी मैजिक इस्तेमाल करती है और रेबिका को खुद से काफी दूर फेंक देती है। लिसा होती है वो एवन को दूसरे डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। इतने में रे भी वहाँ पे मौजूद हो जाता है। रे जैसे ही वहाँ पे आता है वो डीमन उसे देख के काफी खुश हो जाता है क्योंकि हमारा लौंडा है वो आइस ब्लेड सॉर्सरर है। उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए तो बढ़ता है बट बीच में एक बैरियर आ जाता है। लिज यानी लिसा होती है वो बोलती है इन लोगों को तो फिलहाल तो मैं संभाल लेती हूँ, तुम्हें सबसे पहले रेबिका की हेल्प करनी होगी जिसके अंदर तुम्हें अपने एक मेन मैजिक का इस्तेमाल करना होगा जो फिलहाल के लिए तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा और उसका कनेक्शन काफी बढ़िया जमेगा। इतने में वो डीमन होता है वो अपने स्पेल को तोड़ते हुए बाहर आता है और हमारा लौंडा भी अपनी फुल पावर में आ जाता है। दूसरी तरफ एविन होता है वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपना ही एंटीडोट ले लेता है बट लिसा बिना अपनी एक उंगली उठाए उसे निस्ते नाबूद कर देती है। एविन लिसा से बोलता है इसलिए तुम ग्रैंड सॉर्सरर पे टॉप पे आती हो। तो लिसा बोलने लगती है असल में वो हमारे मतलब जो भी हमारे रे के आसपास भी नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपनी पूरी पावर को जगा ले, रे भी अपनी फुल पोटेंशियल में यहाँ पे आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथी होते हैं वो लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे अचानक से और भी मॉन्स्टर अपेयर हो जाते हैं बट इस मॉन्स्टर के आने से पहले वहाँ पे एंसवर्थ प्रकट हो जाता है। सभी होते हैं वो बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोग है वो अब जाके आराम करो, अब हम सब कुछ है वो संभाल लेंगे। देन वो अपने मैजिक से क्या बवाल ढाती हैं भाई, मजा आ जाता है। सभी लोग अपने स्पेशल अटैक कर रहे होते हैं, खासकर एंसवर्थ तो इतने जोश में आ जाती है वो अपना स्पेशल अटैक कर देती है जहाँ पे वो एक जायंट आइस ब्लेड बना के उन सभी के ऊपर अटैक पेल देती है। इस अटैक के बाद चारों ओर है वो तहलका होता है वो मच जाता है बट फाइनली हमें दिखाया जाता है रे होता है वो अपने पूरे पोटेंशियल में आके पैरा के साथ फाइट कर रहा होता है बट पैरा होता है वो उसे काफी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है। साथ हमारे मतलब वो उसकी पावर भी सक कर रहा होता है पर हमारा रे अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसे ही वहाँ पे जमा देता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है बट वो अपने कॉर्नर लॉक को है वो एक्टिव कर देता है जिसके बाद जो खेल शुरू होने वाला है वो तो देखने लायक होता ये है कि अब रेबिका होती है वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है बट मारिया उसे रोक के बोलती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए बट रेबिका बोलती है कि उसे ये करना होगा, उसकी वजह से ये सारा फसाद होता है वो खड़ा हुआ है। मारिया उसे कस के एक थप्पड़ लगा दे और वो बोलती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। रेबिका बोलती है कि जो भी है वो यहाँ पे कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ मारिया के लिए कर रही है बट मारिया बोलती कभी उसने उसकी हेल्प नहीं मांगी थी, वो उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहती थी। अब मारिया काफी ज्यादा हार्श वर्ड का यहाँ पे प्रयोग करने लगती है जिससे रेबिका को काफी ज्यादा दुख होता है, वो रोने लगती है और रोने के कारण उसकी बॉडी होती है वो ओवरहीट कर जाती है और कार्नस लोग होता है वो काम कर जाता है। अब रे होता है वो रेबिका के पास चला जाता है, उसे शांत कर देता है और उसके ऊपर अपना कार्नस लॉक होता है वो फाइनली अपग्रेड कर देता है। उसके बाद ये सीन होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले सीन में हमें एकेडमी को दिखाया जाता है, हमें रेबिका को दिखाया जाता है जिसकी डेट होती है हमारे लॉन्डे रे के साथ बट इतने में एमिलिया बोलती है वो कभी भी हमारे रे को उसके साथ है वो
नहीं जाने देगी। वो लोग इस बात पे बहस कर ही रहे होते हैं कि आखिरकार रे का दिल कौन जीतेगा। इतने में एलिसा और क्लैरिस वहाँ पे आके बोलते हैं कि इस कंपटीशन में हम भी उसके साथ। इतने में वहाँ पे हमारा रे आ जाता है और वहाँ पे ये बातचीत खत्म है। अपने पुराने साथियों की कब्र पे जाता है, फूल चढ़ाता है। वो बोलता है उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी ज्यादा खुश खुशहाल वाली लाइफ है वो जी पाएगा उनके दोस्तों की वजह। हालांकि अब उसके पास उसके पुराने साथी नहीं है, बट जो आज उसके पास उसके नए दोस्त हैं एंसवर्थ की वजह से, अब वो उनके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। इस वजह से ये रिकैप यहीं पे समाप्त होता है। अगला सीजन आएगा तो जरूर करेंगे रिकैप। तब तक के लिए सायोनारा और